आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? जो अगर इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो जो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग होती है ये एक प्रकार की जो फॉरेंसिक मेडिसिन्स होते हैं उसके अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो संतानें होती हैं, अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो डीएनए प्रोफाइलिंग इस टेक्निक को है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ साथ डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही नामों से इस टेक्निक को संबोधित किया जा सकता है, जिसमें कॉमनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शब्द का यूज़ किया जाता है। इसमें जो डीएनए का प्रॉब होता है उसका यूज़ लगभग वो जो प्रॉब होता है वो 15 से 30 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ इस डीएनए प्रॉब्स के अंदर किया जाता है। और इसमें जो डीएनए का सैंपल होता है उस सैंपल को जो भी प्लांट स्पीसीज़ से प्राप्त किया जा सकता है या जो कोई भी ह्यूमन बींग्स होता है जो अगर क्रिमिनल्स है उसका सैंपल का यूज़ इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो पेरेंट्स होते हैं उसके सैंपल्स का भी उसके साथ कॉम्बिनेशन करवाया जाता है, उनका भी सैंपल के रूप में प्रॉब में रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और जैसे ये जो सैंपल्स हैं वो जो चाहे प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स या जो एनिमल्स होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ब्लड स्पॉट्स और उनके सीमन्स और उनके जो हेयर्स होते हैं और उनके जो बोन मैरो है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंस होता है उसका यूज़ इसके अंदर किया जाता है। उस डीएनए सैंपल्स का उसके अंदर यूज़ किया जाता है। और वो जो डीएनए सैंपल होता है वो बहुत नैनोग्राम यानी बहुत कम मात्रा में उस डीएनए सैंपल का उपयोग इसके अंदर इस टेक्निक के अंदर किया जाता है। जो अगर टेक्निक है तो देखें, सबसे पहले जो टेक्निक है उसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं। जो ब्लड का सैंपल है उस सैंपल को सबसे पहले एक्यूज़ यानी अपराधी से उस ब्लड सैंपल को लिया जाता है, चाहे वो अपराधी के बाल हों, नाखून हो या उसके जो सीमन्स हो। अगर किसी प्रकार का जो रैप केस पाया जाता है तो इसके अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो अपराधी होते हैं उसके डीएनए का यूज़ किया जाता है और उस डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उस डीएनए का फ्रैगमेंट्स के अंदर उसका काटा जाता है। और उस फ्रैगमेंट्स का उपयोग जो है वो साउथर्न ब्लॉट टेक्निक के माध्यम से उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और विद सेम रेडियो एक्टिव प्रोब जो कि एक प्रकार का ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर उसका यूज़ किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार की जाती है। तो इस टेक्निक के द्वारा यहाँ पर अपराधी के सैंपल से प्राप्त डीएनए का उपयोग फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। इसी तरह जो विक्टिम होता है, जो अपराध का जो गवाह होता है, उसके भी जो क्लोथ्स या उसके जो वियर्स होते हैं उसके भी डीएनए सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके लिए जो डीएनए सैंपल्स होते हैं उसके वापस उसका भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उसके डीएनए का भी यहाँ पर सेगमेंट्स के अंदर उसको तोड़ा जाता है और उसका सेगमेंट्स का यूज़ है उसको साउथर्न ब्लॉट टेस्ट के द्वारा उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और रेडियो एक्टिव प्रॉब के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस प्रॉब का यूज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो डीएनए का जो सैंपल होता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है और यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा जाता है। उसके बाद उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है, जिसके अंदर जो एग्रोसोल जेल या पॉलीएक्रोमाइल जेल का यूज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ इसके अंदर हम करते हैं। और इस टेक्निक के अंदर जो है साउथर्न हाइब्रिडाइजेशंस ब्लोटिंग ये टेक्निक कहलाती है, जिसके अंदर जेल जो है में डीनेचर्ड डीएनए का ट्रांसफ़र नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर की मेम्ब्रेन्स पर
लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डीएनए को फिक्स कर दिया जाता है। और इस डीएनए का जो है वो प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और प्रोब जो है उसके अंदर सेपरेट हो जाता है और ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो डीएनए के प्रोब का जो फॉर्मेशन होता है वो मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर डीएनए प्रोब्स को देखें तो उसका 33.6 जैसे CA, GGG, CT, GGA, GG का 3 एंड्स और 5 एंड्स पर प्रॉप तैयार किया गया है। दूसरा प्रॉप है जो 33.15 जैसे AGA, GG, TGGG, CA, GGTG। इसमें 29 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसका यूज़ प्रॉप्स के रूप में किया जाता है। तो ये जो प्रॉप्स होते हैं वो जो क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट डीएनए जो होता है सैटेलाइट क्रोमोसोम से होता है, उसमें जो सैटेलाइट पार्ट होता है ये प्रॉप जो है वो मिनी सैटेलाइट डीएनए के पॉलीमार्फिक लोकाइज पर हाइब्रिडाइजेशन करने का काम करते हैं, उसका संकरण करने का काम करते हैं। और जैसे ये सेक्स क्रोमोसोम्स से भी इसका सैंपल है वो यूनिवर्सल BKM एक प्रॉब है वो डेवलप किया गया है जिसमें कि GATA टेंडम जो है वो बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, बेस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं और इसके स्थान पर RFLP यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म, यहाँ पर कई जगह ये RFLP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म का यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो रेप्लिकेटेड ओलिगोस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके सीक्वेंस का जो है वो प्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे CT होल ट्वाइस N और AC होल N यानी न्यूक्लियोटाइड्स चेन, न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर्स। तो इस तरह ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसका उपयोग हम इस टेक्निक का यूज है जो है किसी भी जो अपराधी की पहचान करनी यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्पिट या क्रिमिनल। और इसी तरह जो है दूसरा है कि जो पेरेंट्स होते हैं इसमें जो संतान होती है उन संतान की जो पहचान पेरेंट्स होते हैं उसकी पहचान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग का यूज़ किया जाता है। इसी तरह इसका यूज़ जो है मेडिसिन्स के अंदर भी किया जाता है, जैसे जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं और बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि जो हमारा डीएनए का बोन मैरो है वो किस तरह से किस व्यक्ति के साथ डीएनए जो हमारा मैच करता है। तो यहाँ पर इसका उपयोग मेडिसिनल यूज़ के लिए भी किया जाता है। इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें ब्लड के सैंपल एक्यूज्ड से और क्लोथ के जो सैंपल्स हो वो विक्टिम से प्राप्त किए जाते हैं और दोनों का जो डीएनए वो एक्स्ट्रा डीएनए विक्टिम का होता है और डीएनए के जो सैंपल हैं उनको और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है उसके द्वारा उनको डाइजेस्ट करवाया जाता है और जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हैं वो प्राप्त किए जाते हैं और फिर उनका है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो डीएनए बैंड्स होते हैं उनको ब्लॉटेड माइक्रो सेल्यूलोज फिल्टर पर उनको ब्लॉटिंग किया जाता है और उनका साउथर्न ब्लॉट टेस्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर साउथर्न ब्लॉट्स के अंदर हाइब्रिडेशन विद द सेम रेडियो एक्टिव प्रोब ऑटोबायोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और इस तरह से यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर दोनों के जो डीएनएस होते हैं क्रिमिनल्स और विक्टिम्स दोनों के जो डीएनए होते हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर उन प्रॉप्स को मैच किया जाता है और मैच करने के बाद पर्टिकुलर किसी अपराधी की पहचान की जाती है या पेरेंट की यहाँ पर पहचान की जाती है। इस प्रकार इस टेक्निक का उपयोग हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर और कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये डीएनए फिंगरिंग
प्रिंटिंग के अंदर ही आने वाले सब टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी इनका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैव सूचना या जैव प्रौद्योगिकी क्या है या किस तरह से, जैसे देखें तो बायोलॉजी और मैथ्स और इसके अलावा जो कंप्यूटर टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर जो नया नया नॉलेज हमें प्राप्त होता है उसको हम नवीन ज्ञान, जो शायद जीव विज्ञान से संबंधित हो, गणित से संबंधित हो या कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से संबंधित जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है या जैव सूचना विज्ञान उसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो प्रोटीन डाटाबेस स्टोरेज होती है उसकी जो यूनिट होती है उसकी स्थापना की गई थी, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। और इसके लिए यहाँ पर कुछ सेंटर्स बनाए, जैसे NCTBI फर्स्ट सेंटर बनाया गया है। NCTBI का फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। और इसी तरह यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, जिसको यहाँ पर EBI कहा जाता है। इस तरह यहाँ पर DDBS यानी DNA डाटा बैंक ऑफ जापान, जिसे DDBS भी कहा जाता है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती हैं, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसको शेयर किया जाता है, और शेयर करने के कारण उस इंफॉर्मेशन का उपयोग है वो यूनिवर्सल फॉर्म के अंदर उसका उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जिसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर जैसे बायोलॉजी है, मैथ्स है और कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो न्यू इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको स्टोर करते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को अरेंजमेंट किया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस किया जाता है, और उस इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशंस भी वहाँ पर किया जाता है, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, एक कंट्री तक ही न पहुँच सके, बल्कि पूरे वर्ल्ड और पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जा सकता है जो उससे संबंधित है। इस प्रकार यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है जैव सूचना विज्ञान। अब है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो साइंटिफिक रिसर्च को यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो कंप्यूटर का डाटाबेस है वो तैयार किया जाता है, और उसका एल्गोरिदम्स उसको डेवलप करते हैं, और इसका यूज़ जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने में इसका किया जाता है। और यहाँ पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको जानने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए भी कंप्यूटर साइंस का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो इन्फॉर्मेटिक्स होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसका यूज़ जो है वो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए और मेडिसिन्स बनाने में, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को बनाने में भी इस इन्फॉर्मेशंस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो लगभग जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये जो है उसका 5 टाइप की जो डाटा एनालिसिस लगभग अब तक किए जा चुके हैं, जैसे DNA के सीक्वेंस का डाटा एनालिसिस करना, प्रोटीन सीक्वेंस का डाटा एनालिसिस करना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, और इसके अलावा जीनोम की जो सीक्वेंस होती है उसका डाटा एनालिसिस करना, और कंप्लीट ह्यूमन जीनोम या राइस जीनोम्स का भी, या ई कोलाई बैक्टीरिया का जीनोम्स भी यहाँ पर उसका भी डाटा जो है वो एनालिसिस करने का प्रोसेस कंप्यूटर के द्वारा उसका डाटा एनालिसिस किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो बायोलॉजिकल रिलेटेड डाटा जो होता है उसको बेस बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, और सीक्वेंस की जो डिस्कवरीज होती हैं उसके अंदर भी उसका यूज़ भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया जाता है। इसके अलावा जैसे DNA के प्रोटीन के फंक्शंस को एक्सप्लेन कर
प्रोटीन के फंक्शंस को एक्सप्लेनेशंस के लिए भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स में और बायोकेमिकल जो एनालिसिस होते हैं, जैव रासायनिक विश्लेषण जो होते हैं, उसके अंदर भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो जीनोम एनालिसिस है और जीन प्रोटीन्स जो नेटवर्क होता है, उसके अंदर भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। समराइज रूप में देखें तो जो जितनी भी करंट साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशंस का कंप्यूटर के अंदर इस तरह से उसको फीडिंग किया जा सकता है जिससे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अब तक उसकी जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हमें कंप्यूटर पर प्राप्त हो जाती है डाटा के फॉर्म में। इस तरह संपूर्ण विश्व की जो सूचनाएं होती हैं, जो नए ज्ञान से रिलेटेड होती हैं, जो टेक्निकी से रिलेटेड होती हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ विशेष प्रकार के बेसिस भी, डाटा बेसिस भी तैयार किए गए हैं। जैसे यहाँ पर उस डाटाबेस का एग्जांपल्स दिए गए, जैसे हम इसको PROSITE शब्द में, जिसमें प्रोटीन सीक्वेंस स्ट्रक्चर का डाटाबेस किया जाता है। इसी तरह SEQUANARNALREE जिसके अंदर प्रोटीन सीक्वेंस का कंपैरिजन यहाँ पर किया जा सकता है। इसी तरह जो स्विस 2D पेज जिसके अंदर प्रोटीन के मिक्सचर से रिलेटेड जो डाटा है वो हमें देखने को मिलता है। इसी तरह यहाँ PROT प्रोट एंड PDB प्रोटीन की जो सीक्वेंस है उनसे रिलेटेड डाटाबेस है। इसी तरह माइटोस NCBI USA जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जीनोम का जो सीक्वेंस होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया की जो जीनोम है उसका सीक्वेंस इसके अंदर तैयार किया जाता है। इसी तरह ब्लास्ट में बेसिक लोकल एलिमेंट्स स्कार्च टूल का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है, जैसे उसके अनुप्रयोग हैं, तो कहाँ पर हैं, जैसे डाटा के इक्वेशंस के अंदर जो डाटा से रिलेटेड जो इक्वेशंस होती हैं उसका सॉल्यूशन है, वो इन इंफॉर्मेशंस के द्वारा उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। इन एग्रीकल्चर्स में भी इन इंफॉर्मेशंस का उपयोग किया जा सकता है और मेडिसिन्स में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशंस होते हैं, आणविक उद्विकास, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स, जो बड़े अणु होते हैं उनकी संरचना को पहचान करने के लिए भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जीनोम्स और प्रोटीनोम्स को जानने के लिए, यानी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स और जीन की जो स्ट्रक्चर है और इसके लिए जो जेनेटिक कोड्स हैं उसके किस तरह काम करता है, उसको जानने के लिए भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो टेक्निक का वर्ड का यूज़ हम करते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, अति सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी। नैनो बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ होता है अति सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर किसी भी जो बड़ी स्ट्रक्चर होती है उसके फॉर्मेशन हेतु जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से सुपर मॉलिक्यूल्स जो हैं फॉर्म लेवल पर काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर जो अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके एक्शंस एंड को प्रेजेंट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। उसमें जो अति सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग 1 नैनो यानी 1 मीटर्स का खरबवां हिस्सा, यानी 1 × 10⁻⁹ के लगभग 10 हाइड्रोजन एटम्स का जो लीनियर अरेंजमेंट अगर करने पर जो 1 नैनोमीटर लेंथ हमें प्राप्त होती है, उसका लगभग 1/100 नैनोमीटर साइज़ जो होती है
उसकी स्ट्रक्चर की थ्योरी और उसकी स्टडी की जाती है, थ्योरी की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टेक्निक को लगभग 1959 के अंदर रिचर्ड फेयामैन ने एटम्स और वह अणु स्तर यानी मॉलिक्यूल लेवल पर पदार्थों और यंत्रों का यानी मैटर्स और मशीन्स का यूज़ करने के लिए, निर्माण करने के लिए इसका यूज़ उन्होंने किया था, जिसके अंदर जो है वो स्कैनिंग टेक्निक्स, इसके लिए स्कैनिंग, टनलिंग और माइक्रोस्कोप्स और नियर फील्ड माइक्रोस्कोप्स का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की भी इसके अंदर आवश्यकता होती है नैनो टेक्नोलॉजी में अंदर, जिसमें किसी भी चीज़ का अति सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, बैसिलस सीरस का जो स्पोर्स होते हैं, वह ई कोलाई के बैक्टीरिया के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका उपयोग जो है वो नॉन इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। नॉन इन्फेक्शन या संक्रमण को ख़त्म करने के लिए कैसे था। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का जो यूज़ है वो बैसिलस ग्लोबली बैक्टीरिया के स्पोर्स को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसका बायोलॉजी के अंदर यूजेस देखें तो हम यहाँ पर जो नैनो टेक्नोलॉजी का बायोलॉजी में यूज़ होने के कारण उसको नैनो बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये बायोलॉजी से रिलेटेड जो है उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने में इसका टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंजीनियरिंग को सेपरेट करने का काम भी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। इसमें मेडिसिन्स और उसके जो कैरियर्स होते हैं, उसकी जो मशीन्स होती हैं और उसके जो मेथड्स से रिलेटेड ये टेक्निक्स होती हैं, और इसके जो टूल्स होते हैं और उनको हम यहाँ पर नैनो स्केलेटड्स प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम टूल्स के बारे में देख सकते हैं, जैसे व्हीकल्स है, वाहक है, तो उसमें यहाँ पर हीमोग्लोबिन्स के रूप में उसका यूज़ किया जा सकता है। असेंबली यानी एकत्रीकरण के लिए राइबोसोम्स का यूज़ किया जाता है। मोटर्स और जनरेटर्स के लिए एटीपी सिंथेटेज का यूज़ किया जाता है। इसी तरह यहाँ ट्रेन एंड ट्रक के लिए माइक्रोफिलामेंट्स का यूज़ किया जाता है। और ट्रेन कंट्रोलिंग सेंटर्स के फॉर्म में सेंट्रोसोम्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। और डिजिटल डाटाबेस के लिए न्यूक्लियोसोम्स का यूज़ किया जाता है। और कॉपी मशीन्स के लिए पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। और चेन कपलिंग्स के लिए लाइगेजेस एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। और बुलडोज़र्स और डिस्ट्रॉयर्स के लिए यहाँ पर प्रोटीएज जो होता है और प्रोटीएजेस एंजाइम्स जो होते हैं उनका यूज़ बुलडोज़र्स और उसके डिस्ट्रॉयर्स के लिए किया जाता है। इसी तरह मेल फोर्टिंग मशीन्स जो होती हैं उसमें जो प्रोटीन शॉर्टिंग मशीन जो होती हैं, सॉर्टिंग मशीन जो होती हैं, उनका उपयोग इसके लिए किया जाता है। इसकी तरह इंटरनेट नोट्स के लिए नर्व्स बैंड्स का यूज़ किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस देखें, उनके अनुप्रयोग देते हैं, तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग हमें देखने को मिलता है वह है नैनो मेडिसिन्स। नैनो मेडिसिन्स के अंदर जो क्वांटम डॉट्स का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जैसे ये क्वांटम डॉट्स है, ये एक प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स होते हैं, जिसका यूज़ जो है इसमें नैनो शेल्स की सहायता से माइक्रो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो बॉडी होती है जिसके अंदर रोग होता है उसकी टारगेट साइट्स का इलाज होता है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल देखें तो हमें इसकी सहायता से, नैनो मेडिसिन की सहायता से यहाँ पे कैंसर रोग के इलाज किया जा सकता है। इसी तरह सेकंड जो एप्लीकेशन है वो माइक्रो सेंसर या बायोचिप्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें अति सूक्ष्म जो सेंसर्स होते हैं उसके द्वारा जो बायो सैंपल्स होते हैं, प्रतिदर्श होते हैं, उनमें से किसी स्पेशल जो डीएनए होते हैं उसकी प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका से बने होते हैं सरफेस से डीएनए को कवर किया जाता है इस टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है उसके अंदर जैसे 3rd नंबर पर आता है मॉलिक्यूलर सेल्फ
असेंबली, जिसे MSc टेक्निक भी कहा जाता है। तो इस टेक्निक के जो यूज़ है वो नैनो स्केल्स मशीन्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्सचर बनाने में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल देखें, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स में जो खुद की जो फोटोनिक क्रिस्टल्स होते हैं के फॉर्म में ये असेंबल करते हैं और क्रिस्टल डाटा स्टोरेज व टेलीकम्युनिकेशंस में इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर पर जो आती है वो है ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स। जो औषधि डिलीवरी वाहक जो होते हैं इसमें जो औषधियों से भरी हुई पॉलीमर्स जो कैप्सूल्स होते हैं, उसमें नैनोपोर मेम्ब्रेन में एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, स्क्रीन होती हैं। उसका यूज़ जो है वो ड्रग्स की डिलीवरी के अंदर किया जाता है। जैसे एग्जांपल है मैग्नापोर पॉलीमर्स और ड्रॉप पाउडर इनहेलर्स। इनका यूज़ यहाँ पर ड्रग की डिलीवरी के अंदर व्हीकल्स के लिए किया जाता है। स्प्रेज जो होते हैं जैसे इन पार्टिकल्स का यहाँ पर किया जाता है। पांचवा जो है वो पार्ट है, वो एप्लीकेशन है, वो है नैनो मशीन्स और नैनो रोबोट्स। जैसे नैनो रोबोट्स होते हैं वो किसी भी ह्यूमन बींग्स है उसकी बॉडी के अंदर जो है सिरिंज जो लगभग 0.02 डायमीटर की होती है, उन सिरिंज के द्वारा इन रोबोट्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में, और इंजेक्ट के द्वारा एक ऐसी चिप भेज दी जाती है जिससे कि वो बॉडी के डाटा, अंदर के डाटा और बाहर के डाटा उससे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इन मशीन्स का उपयोग यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज ये यूनिट फर्स्ट ख़त्म होती है। पेपर थर्ड के अंदर यूनिट फर्स्ट इस टॉपिक के अंदर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम यूनिट सेकंड बैक्टीरियल एंड वायरल जीनोम्स के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे।